दादा चूहड़मल फूहड़मल अपने भक्तों के साथ एक बूढ़ी अमीर महिला को लूटने के लिए एक ट्राली एक ट्रैक्टर के पीछे बांध कर ले गए। उस महिला का सब मूल्यवान सामान ट्राली में डाला तो महिला ने शोर मचाना शुरू किया। दादा ने उस महिला को भी उठाकर ट्राली में बिठा दिया। महिला चिल्लाने लगी कि मैं तो लुट गई, कि मैं तो मर गई। तब दादा और उसके भक्त हारमोनियम तबले वगैरह के साथ कहने लगे कि बुढ़िया सच कहती है, कि बुढ़िया सच कहती। रास्ते भर वह रोती रही, चिल्लाती रही कि मैं तो लुट गई, कि मैं तो मर गई। और दादा और उसके भक्त ताल में गाते रहे कि बुढ़िया सच कहती। रास्ते में खड़े हुए लोग हंसते, पुलिस वाले हंसते और कहते कि भाई बुढ़िया सच कहती। अरे दुनिया में सभी लुट रहे। बुढ़िया और जोर जोर से चिल्लाती कि बचाओ, मैं लुट गई। मगर दादा का भजन और भक्तों की धुन, सभी लोग कहते कि वाह क्या कीर्तन मंडली। इसको कहते हैं धार्मिक डांका। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात ज्यादा पी के आ गया। चाबी ताले में लगा के खोलना चाहे, लेकिन हाथ कप रहा, सो चाबी ताले में ना जाए। पुलिस वाला रास्ते पे खड़ा बड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे दया आ गई। उसने कहा कि बड़े मियां, चाबी मुझे दो, तुमसे न खुलेगी। नसरुद्दीन ने कहा खोल के रहूंगा, तुम्हें अगर इतना ही प्रेम भाव उठा तो एक काम करो, जरा मेरे मकान को पकड़ के खड़े हो जाओ। मकान ऐसा हिल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर दोनों की बातचीत चल रही थी कि पत्नी की नींद खुल गई। उसने खिड़की से ऊपर से 2 मंजिले से झांक कर कहा कि क्या बात फजलू के पापा, क्या चाबी खो गई? दूसरी चाबी फेंक दूं? नसरुद्दीन ने कहा चाबी तो बिल्कुल मेरे पास, अगर तेरे पास दूसरा ताला हो तो फेंक, क्योंकि इस ताले में चाबी नहीं जा रही, ये ताला मकान के साथ हिल रहा है। दूसरा ताला हो तो फेंक दे तो मैं खोल दूं और आ जाऊं। अपनी पत्नी के हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम छक्के लगा सकती हो? पत्नी ने कहा मैं छक्के मक्के लगाना नहीं जानती, मैं छक्के छोड़ा सकती। नेता ही नेता है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में खड़ा था अपने गधे को लिए और लोगों से कह रहा था इस गधे में ये खूबी है, ये पक्का जी हजूर गधा है, ये नहीं कहना तो जानता ही नहीं। तुम जो भी कहो एकदम सिर हिला के कहता है कि जी हां। लोगों ने कई बातें कही और वो गधा नसरुद्दीन ने उसको पाठ पढ़ा के रखा था। सो कुछ भी कहो से वो सिर हिला के कहे जी हां। चंदूलाल मारवाड़ी खड़े थे वहां, हर बात में जी हां कह रहा। नसरुद्दीन से कहा अगर इसको ना कहलवा दूं तो नसरुद्दीन ने कहा अगर तू ना कहलवा दे तो 100 रुपए निकाल के बताया कि 100 रुपए दूंगा। चंदूलाल उसके पास गया और गधे के कान में बोला, बेटा शादी करोगे? उसने कहा कि नहीं, एकदम ना कर दिया। नसरुद्दीन भी हैरान हुआ। उसने कहा तेरी तरकीब क्या है भाई? अरे उसने कहा मैं भी अनुभवी आदमी, 2 शादी कर चुका हूं, ये मेरी हालत जानता है। तेरा गधा मेरे घर के सामने तो रहता है, मुझ पर जो बीत रही है वो ये रोज देखता है। एक पत्नी ऊपर रहती, एक पत्नी नीचे रहती, और अक्सर मेरी हालत रहती कि एक टांग मेरी ऊपर मकान पर खिंच रही, एक टांग नीचे खिंच रही। गधा हंसता है। इसको मैंने कई दफे सामने खड़े देखा, ये वहां खड़ा देखता रहता है।
अच्छे फंसे चंदूलाल। तो मैं जानता था कि इसमें बिल्कुल ना कर देगा कि बेटा शादी करोगे, फिर नहीं करते। और कहो तो इसको भी और ना कहलवा सकता हूं, मुझे कई तरकीबें मालूम है। कहा दोबारा ना कहलवा, 100 रुपए और ले। उसने उससे कान में कहा कि बेटा चुनाव लड़ोगे? उसने कहा कि नहीं। अब तूने क्या कहा? उसने कहा कि चुनाव। मैं 3 चुनाव लड़ चुका और हार चुका। जो फजीयत होती है वो भी ये देखता है, और नेताओं की जो हालत हो रही है वो भी ये देखता है। इधर पिटे उधर पिटे। नसरुद्दीन ने कहा भैया तू 200 रुपए ले, अब मुझे कहलवाना नहीं। पता नहीं तू और भी क्या तरकीबें जानता हो, और गधे में तुझमें 60 गांठ मालूम पड़ती। हरामजादे को मैंने इतना सिखाया कि हर चीज में हाँ भरना, और वो अभी दगा दे गया मुझे। यहीं दगा देगा। मेरा गधा हो, मुझे दगा दे गया। मैं इसको बेच के रहूंगा, इस गधे को मुझे रखना नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे कह रहा था, पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे गौर से देखा और कहा, हरामजादे तो तुझे भी आश्चर्य होने लगा? चंदूलाल गए थे तलाक देने। पत्नी एकदम उनको पकड़ के ले गई अंदर। चंदूलाल तो दुबले पतले आदमी, पत्नी भारी मजबूत, अंदर ले गई एकदम, और वकील से कहा कि हमें तलाक चाहिए। सब बंटवारा हुआ जाता था, लेकिन झंझट एक आ गई कि 3 बच्चे थे। तो वकील ने कहा 3 बच्चे, इनका बंटवारा कैसे हो? तो पत्नी ने कहा कि उठो जी, अगले साल आएंगे। जब 4 बच्चे हो जाएंगे तब बंटवारा कर लेंगे। वकील भी चौंका। उसने कहा तरकीब तो बड़ी गजब की निकाली, मगर ये बच्चा किस तरह का होगा जो कि तलाक के लिए पैदा किया जा रहा है? ये बच्चा किस तरह का होगा? पत्नी ने कहा तुम बातें फिजूल की मत करो, तुम्हें अपने कानून से मतलब, मुझे अपनी जिंदगी से मतलब। इस चंदूलाल का भरोसा ही किसको है? इसके भरोसे बैठती तो 3 भी नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का था कि घर का मालिक कौन। पत्नी ने कहा मैं तुझे बताती हूं घर का मालिक कौन। वो लेके बेलन उसके पीछे दौड़ी। मुल्ला भागा और बिस्तर के नीचे घुस गया। पत्नी है मोटी तगड़ी, वो बिस्तर के नीचे तो घुस ही नहीं सकती। सो वही उसका एकमात्र शरण। जब भी कभी ज्यादा खतरा हो जाए वो बिस्तर के नीचे, वहां उस पत्नी की पहुंच नहीं, वो बिस्तर के नीचे बैठ गया पद्मासन लगा के। पत्नी का निकल बाहर। मुल्ला ने कहा नहीं निकलते, हम अपने मालिक। अरे घर का मालिक कौन? कौन हमें निकाल सकता है? नहीं निकलते, कर ले जो तुझे करना हो। तभी कोई मेहमान ने द्वार पे दस्तक दी। पत्नी ने कहा निकलो बाहर निकलो, कोई मेहमान आने दो। मुल्ला ने कहा आज मेहमानों को भी पता चल जाए कि घर का मालिक कौन। रख बेलन नीचे और घिसट नाक जमीन पर, तो बाहर निकलूंगा। एक छोटा सा बच्चा स्कूल देर से पहुंचा। अध्यापक ने पूछा कि इतनी देर कैसी हुई? उसने कहा कि मैं क्या करूं, वर्षा हो रही, आप देख रहे हो कैसी कीचड़ मची। 1 कदम आगे चलता था, 2 कदम पीछे सरकता था। शिक्षक भी था तो होशियार, गणितज्ञ था। उसने कहा अच्छा 1 कदम आगे चलते 2 कदम पीछे सरकते तो फिर पहुंचे कैसे? उसने कहा लड़का भी होशियार था। उसने कहा कि फिर मैंने घर की तरफ चलना शुरू किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील है, कभी देखने मत जाना। ऐसी गंदे स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था।
ये बहुत पछताएगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते हैं। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा ये मोहनी बाबा। मोहनी बाबा? इनकी क्या खूबी? मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्चाए भी। मैंने उनको इशारा किया कि सख्चाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे। तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे। भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा है, 30 साल से मौन। और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए कि अपने दिल की मुझसे कहें। जैसे ही रात आई, दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा दी। इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता, और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही। ये क्या करवा रहे हो आप? उनका मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं, मुझ में कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह भी मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया कर, बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे कि होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी टुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तंग बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो,
और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके यहां से मैं कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं कि शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। एक दो आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक। ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहा लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें। मगर लोग मान रहे हैं। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊं? तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटफीस तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफीस खरीदे? कोई देख ले कटफीस खरीदता कि मौनी बाबा कटफीस खरीद रहे हैं। रास्ते भर मुझ पर नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया। अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूछ बढ़ा के चले जाना। हाँ, उन्होंने कहा ये बात जस्ती। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना अरे देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो उस ट्रेन से उतर जाऊंगा। और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे? 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो गए। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे? मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं, वो बहुत नाराज हो गए हैं कलकत्ते से, इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद है। वो सीधे साधे आदमी मौन एकांतवास करते। एक डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए बुलवाया गया। जग्गू भैया तो उद्घाटनों के लिए एकदम उतावले ही रहते थे। पहुंच गए, अपना खादी का धोती कुर्ता और टोपी इत्यादि लगाकर गए और निकाल लिए अपनी कैंची और बोले कि बताओ कहाँ है रिबन? डेयरी फार्म के व्यवस्थापकों ने कहा कि महोदय, यह डेयरी फार्म का उद्घाटन है, यहाँ कैंची की जरूरत नहीं। इसका उद्घाटन इस तरह होगा, यह जो बछड़ा यहाँ बंधा है इससे आप इसके खूंटे से खोलेंगे और यह अपनी माँ की ओर जाएगा। जग्गू भैया ने जल्दी से उस बछड़े को खोला। बछड़ा काफी देर से बंधा हुआ घबरा गया था, अतः तेजी से भागा और जग्गू भैया की टांगों के बीच से उन्हें चारों खाने चित्त करता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा।
फोटोग्राफर ने जल्दी से इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद श्री जग्गू भैया के और भी चित्र उतारे गए। एक चित्र डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ था। एक चित्र उनकी पत्नी के सहित खींचा गया। कुछ एकल चित्र भी उतारे गए। कुछ चित्र डेयरी फार्म के मजबूत और स्वस्थ सांड के भी उतारे गए। दूसरे दिन उतावले जग्गू भैया ने अखबार बुलाए, क्योंकि वे जानते थे कि मुख्य पृष्ठों पर उनके फोटो छपे होंगे। फोटो तो थे, मुख्य पृष्ठ पर ही थे, मगर उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। पहले चित्र में जग्गू भैया चारों खाने चित्र डले थे। चित्र के नीचे लिखा था, डेयरी फार्म का उद्घाटन करते माननीय श्री जग्गू भैया। दूसरे चित्र में जग्गू भैया अपनी पत्नी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। लिखा था, श्री जग्गू भैया डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भैंस के साथ। तीसरे चित्र में श्री जग्गू भैया एक भैंस के गले में हाथ डाले उसे आलिंगनबद्ध किए थे। चित्र का शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया अपनी प्यारी पत्नी के साथ। यह सब देख जग्गू भैया क्रोध से जल भुन गए और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसी समय गाड़ी निकालो, संपादक के यहाँ चलो। यह क्या बेहूदगी। ड्राइवर बोला, जनाब वह तो कुछ भी नहीं, जरा ये समाचार पत्र और देखिए। यह कहते हुए उसने अपने जेब से दूसरा अखबार निकालकर उनके सामने रख दिया। उसके मुख पृष्ठ पर ही जग्गू भैया के चित्र खींचे निपोरे छपे हुए थे। शीर्षक था, हमारे डेयरी फार्म का मशहूर सांड। पास ही एक चित्र था जिसमें एक काला भुजंग सांड खड़ा था। उसके नीचे शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया।